एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑलमाइटी रुपी पे। आज हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके पोर्टफोलियो के बारे में, इसके रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी को, और एनालाइज करेंगे कि आखिर ये एक अच्छा मिड कैप फंड है कि नहीं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मिड कैप कैटेगरी आखिर होती क्या है। मिड कैप कैटेगरी सेबी ने एक ऐसी कैटेगरी बनाई हुई है जहां पे फंड मैनेजर को एक म्यूचुअल फंड के 65% अपने टोटल एयूएम का मिड कैप स्टॉक्स में लगाना होता है। मिड कैप स्टॉक्स आपके वो स्टॉक्स होते हैं जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे जब आप रैंक करते हो तो 101 से लेके 250 कंपनीज तक का आते हैं। तो इनमें 65% अमाउंट फंड मैनेजर को लगाना होता है। रिमेनिंग 35% फंड मैनेजर अपने हिसाब से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। आइए बात करते हैं स्कीम टाइप की। तो ये एक ओपन एंडेड फंड है, यानी आप इसमें कभी भी पैसा लगा सकते हो और कभी भी पैसा निकाल भी सकते हो। ये एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड है, यानी यहाँ पे फंड मैनेजर डिसीजन लेता है कौन से स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना है और कौन से स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो से हटाना है। फंड हाउस की एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल है जिसको वो QGLP फ्रेमवर्क बोलते हैं, जिसमें वो क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जिविटी और प्राइस के बेसिस में स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। अब क्वालिटी के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स को यूज़ किया जाता है, जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, और अगर लॉन्जिविटी और ग्रोथ की बात करें तो उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करा जाता है जो कि फ्यूचर में सस्टेन कर पाएँ। ऐसा ना हो कि आज से 1 साल 2 साल में वो सेक्टर या वो पर्टिकुलर कंपनी ही बंद हो जाए। तो ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, ऐसी कंपनीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है जो एक लॉन्ग रन में अपने बिजनेस को सस्टेन कर पाएँ। साथ में प्राइस के हिसाब से देखा जाता है कि किसी ओवर वैल्यूड कंपनी को फंड मैनेजर ना खरीद ले, जो स्टॉक्स खरीद रहा है रीजनेबल प्राइस पे खरीदे जाएँ। उसके लिए बहुत सारे रेशियोज़ यूज़ किए जाते हैं, जैसे PE रेशियो हो गया, पेग रेशियो हो गया, या DCF हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि किस प्राइस पे खरीदने हैं स्टॉक्स, और इसी फ्रेमवर्क को यूज़ करके यहाँ पे इसका पोर्टफोलियो मैनेज किया जाता है। इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, यानी कितना ज़्यादा चेंजेस करता है फंड मैनेजर, वो है 1.49 टाइम्स। वहीं पे अगर कैटेगरी की बात करें तो 1.43 है, तो ऑलमोस्ट ये कैटेगरी के बराबर है। यानी जितना कैटेगरी के बाकी फंड्स जो है चर्न कर रहे हैं पोर्टफोलियो, उतना ही यहाँ भी फंड मैनेजर चर्न कर रहा है लास्ट 365 डेज में। आइए बात करते हैं फंड की डिटेल्स की। तो फंड लॉन्च हुआ था 24 Feb 2014 को। इसका टोटल AUM एज ऑन 31 जुलाई 2023 है 5,737 करोड़ का। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो वन टाइम के लिए आपको 500 रुपीज़ करने होंगे। अगर आप SIP भी करना चाहते हो तो वो भी आप 500 रुपये महीने से शुरू कर सकते हो। तो ये फंड उनके लिए काफ़ी अच्छा है जो एक छोटे से अमाउंट से अपने म्यूचुअल फंड जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं और थोड़ी सी रिस्क लेके एक ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं। अगर हम इसके एग्जिट लोड की बात करें तो वो इसका बहुत ही अच्छा है, मतलब सिर्फ 15 दिन तक का आपको इसको होल्ड करना है। 15 दिन बाद आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। अगर आप 15 दिन के पहले बेचोगे तो 1% का एग्जिट लोड देना होगा। लेकिन इक्विटीज़ में कभी भी आप इन्वेस्ट करो, अपना होराइजन हमेशा लंबे टेन्योर का लेके चलिए। इसकी बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स, जिसको फंड मैनेजर कोशिश करता है बीट करने की। आइए बात करते हैं इसके फंड मैनेजर्स की। तो मिस्टर निकेत शाह हैं जो कि इस फंड को मैनेज कर रहे हैं जुलाई 2020 से। बाकी दो और फंड मैनेजर हैं, अंकुश सूद जी और राकेश शेट्टी जी, जिन्होंने अभी सिर्फ नवंबर 2022 में ज्वाइन करा है, तो 1 साल भी उनको कंप्लीट नहीं हुआ है। सबसे पुराने फंड मैनेजर इस वक्त निकेत शाह जी हैं। तो फंड मैनेजमेंट यहाँ पे हमें काफ़ी नया दिखाई दे रहा है। आइए बात करते हैं इसके पोर्टफोलियो की। तो इंडियन इक्विटीज़ में 95.09% अमाउंट लगा हुआ है एज ऑन 31 अगस्त 2023। यहाँ पे 31 स्टॉक का पोर्टफोलियो है। इस फंड का नाम पहले मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 हुआ करता था, जिसको हटा के उन्हें सिर्फ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड कर दिया गया। अभी करेंटली इसमें 31 स्टॉक्स हैं और लार्ज कैप में 17.24 लगा हुआ है, मिड कैप में 74.27 लगा है, स्मॉल कैप में 3.58% लगा हुआ है। आइए देखते हैं इसकी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को। तो पोर्टफोलियो होल्डिंग्स आपको कुछ इस तरह की दिखेंगी। ये वो 31 स्टॉक्स है जहाँ पे पैसा लगा हुआ है। अगर आप इसमें देखेंगे तो लगभग 9% से ज़्यादा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में लगा है, जो कि अभी हाल ही में लिस्ट हुई है। इसके बाद अगली होल्डिंग है इसकी जोमेटो, और उसके बाद है KPIT टेक्नोलॉजीज़, दीपक नाइट्राइट, कोफोर्ज। तो अगर आप स्टॉक्स देखेंगे और उनकी होल्डिंग्स देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफर करती है इस कैटेगरी के बाकी फंड्स से। बाकी फंड्स जो है वो इस स्टॉक्स में पैसा लगाना उतना नहीं चाहते या अपना एलोकेशन काफ़ी कम रखते हैं। वहीं पे मोतीलाल ओसवाल ने इन स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट लगा के रखा हुआ है, और इसी वजह से इसके रिटर्न्स भी कैटेगरी से बहुत ही ज़्यादा अलग चलते हैं।
अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे कैलेंडर ईयर वाइज हमने रिटर्न्स मेंशन कर रखे हैं। 2019, 20, 21, 22 और 2023 का अगस्त तक का हमारे पास डेटा मौजूद है। फंड के अगर आप रिटर्न्स देखेंगे इन 5 कैलेंडर ईयर्स में, अगर हम सिर्फ 2020 की परफॉर्मेंस हटा दें जहाँ पे फंड ने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों से कम परफॉर्मेंस दी थी, बाकी चारों कैलेंडर ईयर में इस फंड ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। चाहे वो 2019 का साल हो जहाँ पे बेंचमार्क और कैटेगरी सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट को भी बीट करने में नाकाम साबित हो रही थी, वहीं पे जो इस फंड के रिटर्न्स थे वो 10.95% आए थे। 2021 में 57.78% के रिटर्न्स रहे, 22 में 11.98 रहे जहाँ पे फिर से हमें बेंचमार्क और कैटेगरी स्ट्रगल करती हुई दिखी थी, और 2023 में भी 24.55% है। यानी पिछले 5 कैलेंडर ईयर्स में से 4 कैलेंडर ईयर्स में इस फंड ने बेंचमार्क को भी बीट किया है और कैटेगरी एवरेज को भी। लेकिन रिटर्न्स को एनालाइज करने के लिए हमें रोलिंग रिटर्न्स देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि रोलिंग रिटर्न्स हमें एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के रिटर्न्स नहीं बताते। वो बताते हैं कि अगर किसी पर्सन ने उसको होल्ड किया होता है किसी भी समय इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, तो उससे ऑन एन एवरेज कितने रिटर्न्स बने होते। ये जो रोलिंग रिटर्न्स आप देख रहे हैं ये 3 ईयर्स रोलिंग रिटर्न्स हैं फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, यानी सितंबर 2018 से लेकर सितंबर 2023 तक का 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स कैसे रहे हैं। अगर हम एवरेज की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने हमें दिए हैं 28.69% के एवरेज रिटर्न्स। वहीं पर अगर हम कैटेगरी की बात करें, जो मिड कैप कैटेगरी है वो 22.24% पे है। अगर हम देखें कि हमें मोर दैन 20% कितने परसेंट ऑफ टाइम्स हमें देखने को मिला है, तो हमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड से 97.64% ऑफ टाइम्स मोर दैन 20% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। वहीं पे जो कैटेगरी थी वो काफ़ी स्ट्रगल करी है, 65.96% ऑफ टाइम्स ही हमें मोर दैन 20% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं, जो हम 3 ईयर का पीरियड देख रहे हैं। तो फंड की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। इसको हम लोग इस चार्ट से भी समझ लेते हैं। अब अगर इस चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे हमने रोलिंग रिटर्न्स प्लॉट करे हुए हैं। ये हमारा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के रिटर्न्स हैं, और नीचे की तरफ आप देखेंगे ये लाइन हमारी है मिड कैप कैटेगरी की। अगर आप डिफरेंस देखेंगे, जैसे अगर मैं इसी पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी ने 22.61 दिया है, और उसी टाइम फ्रेम में यहाँ पे 27% का लगभग रिटर्न आया हुआ है। तो 5% का एडिशनल रिटर्न जनरेट कर दिया गया है 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स में। और ये आपको कंसिस्टेंसी जो है डिफरेंस इन दोनों का वो देखने को मिलता ही रहेगा। आप अगर इस चार्ट में किसी भी पीरियड पे देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल ही लास्ट 5 ईयर से 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स में लीड कर रहा है कैटेगरी को। तो कैटेगरी ने अगर हमको यहाँ पे 20% का रिटर्न दिया है, तो सेम टाइम पे मोतीलाल ओसवाल ने हमें 25% का रिटर्न दिया है। तो कैटेगरीज के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है मोतीलाल ओसवाल की। ये हमें रोलिंग रिटर्न से भी देखने को मिल जाता है, और ये आगे जो डिफरेंस था इन दोनों का वो बढ़ता ही चला गया है। अगर आप ये देखेंगे जो पीक रिटर्न है वो 43% का गया हुआ है, जो हमें 26/5/2020 में किसी ने इन्वेस्ट किया होता है, और वो 26/5/2023 तक का होल्ड करके रखता है। 43% का 3 ईयर CAGR रिटर्न होता है ये उसका। वहीं पे अगर हम कैटेगरी की बात करें तो हमें 31% का रिटर्न मिला है सेम टाइम फ्रेम में। तो दोनों के बीच में हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, और कंसिस्टेंटली मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड कैटेगरी को बीट कर रहा है। आइए बात करते हैं रेशियोज़ की। तो यहाँ पे हमें शार्प रेशियो देखने को मिलता है इस फंड का 1.62, जो कैटेगरी से काफ़ी ज़्यादा है। शार्प रेशियो हमें बताता है कि सेम रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न देने वाला फंड कौन सा है, और जब हम उसे कैटेगरी से कंपेयर कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि कैटेगरी के कंपैरिजन में ये सेम रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न देने की काबिलियत रखता है। अगर हम अल्फ़ा की बात करें तो वो 6.21 है, यानी यहाँ पे फंड मैनेजर ने अपने बेंचमार्क से काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, और वो हमें देखने को मिल भी रहा था। जो हमने ग्राफ देखा, जो हमने चार्ट्स देखे, जो हमने कैलेंडर ईयर रिटर्न्स देखे, हमें वहाँ पे भी दिखाई दे रहा था ये। और वहीं पे कैटेगरी जो है वो -0.81 पे है, जो हमें बताती है यहाँ पे कैटेगरी थोड़ा स्ट्रगल कर रही है बेंचमार्क को बीट करने में। फंड मैनेजर्स उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा जो है वो हमें बताते हैं फंड जो है थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल रहता है। जैसा हमने देखा था पोर्टफोलियो जो है काफ़ी डिफरेंट है बाकी मिड कैप फंड से, तो हमें वो वोलेटैलिटी देखने को मिलती है रिटर्न्स में। तो जैसा हमने देखा कि ये मिड कैप कैटेगरी का बहुत ही अच्छा फंड है, कैटेगरी से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, बेंचमार्क से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते चला आ रहा है ये फंड। तो अगर आप मिड कैप कैटेगरी में एक नया फंड ढूंढ रहे हैं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक अच्छी चॉइस हो सकती है आपके लिए। अगर आप जानना चाहते हैं और कौन से मिड कैप फंड्स हैं जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। मैं उसको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। Thank you.